सब लोग यही सोचते थे कि वो बस एक गरीब गांव का लाचार लड़का है, लेकिन किसे पता था कि वही लड़का एक दिन इतिहास का सबसे महान राजा बनेगा। बहुत समय पहले की बात है। एक शख्स था जिसका नाम था ग्रे, एक अनाथ बच्चा जिसने अपना बचपन दुखों में बिताया, लेकिन वही बच्चा बड़ा होकर पूरी दुनिया का सबसे ताकतवर राजा बना। कोई भी दुश्मन उसके सामने टिक नहीं पाता। जो भी उसके खिलाफ जाता वह उसे बिना किसी दया के इस धरती से मिटा देता। पर अजीब बात ये थी कि इतनी ताकत, इतना साम्राज्य, फिर भी उसकी जिंदगी में शांति नहीं थी, क्योंकि असली अकेलापन क्या होता है ये वही जानता था। न कोई दोस्त, न परिवार, सिर्फ ताज, ताकत और अकेलापन। और फिर एक दिन अचानक उसे ऐसा लगने लगा जैसे वो किसी गहरे समुद्र में डूब रहा हो। सब कुछ अंधेरा और तभी एक रहस्यमयी आवाज उसके कानों में गूंजती है, अगली सुबह में रोशनी तलाशना। ग्रे समझ गया कि उसकी मृत्यु हो चुकी है और अगले ही पल वो एक अजीब सी अंधेरी जगह में आंखें खोलता है और उसके सामने दो लोग नजर आते हैं। वो लोग उसे आर्थर कह के पुकारते हैं और आपस में कहते हैं, अरे देखो तो हमारा बेटा हम पर गया है। ग्रे, जिसे अब आर्थर कहा जा रहा था, वो कंफ्यूज हो जाता है। ये लोग कौन है, ये जगह कहाँ है, उसे कुछ समझ में नहीं आता। तभी उसे एहसास होता है कि ये कोई पुनर्जन्म है और उसकी पुरानी जिंदगी की सारी यादें, उसका सारा अनुभव उसके साथ था। पर अफसोस, शरीर अब एक छोटे से नन्हे बच्चे का है और अब वही महान राजा एक बेबस बच्चा बन चुका है। जब उसके माँ बाप उसका डायपर बदलते हैं तो अंदर ही अंदर श्रम से मर जाता है, लेकिन धीरे धीरे उसे इस नए जीवन की सच्चाई समझ में आने लगती है। और एक दिन वह देखता है कि उसके पिता जादू का इस्तेमाल करके अपने शरीर को मजबूत बना रहे थे ताकि खेतों में आसानी से काम कर सके। और उसकी माँ तो जब उसके डैड चोट खाते तो जादू से उसका इलाज भी करती थी। अब आर्थर दंग रह जाता है। ये दुनिया पृथ्वी नहीं है, ये तो जादू की दुनिया है। और उसे जल्द ही पता चल जाता है कि उसके पिता एक एडवेंचरर है जो दोस्तों के साथ मिलकर खतरनाक मॉन्स्टर्स का शिकार करते हैं। इस बात से आर्थर को एहसास होता है कि ये दुनिया कितनी खतरनाक हो सकती है। इसलिए वह ठान लेता है कि उसे ताकतवर बनना ही होगा, वरना इस दुनिया में जिंदा रहना मुश्किल है। पर अभी तो वो बस एक नन्हा सा बच्चा है जो तब तक सो जाता है जब उसकी माँ लोरी गाती है। मगर इस बार उसे ये सुकून पसंद आने लगा। पिछली जिंदगी में तो चैन की नींद नसीब में नहीं थी, हर वक्त धोखा, जहर और दुश्मनी। अब इसके बाद कुछ महीने बीत गए। अब आर्थर घर में चलने लगता है, माँ के सोने का नाटक करता है ताकि वो उसे अकेला छोड़ दे, और फिर चुपके से लाइब्रेरी पहुंच जाता है और वो लाइब्रेरी में किताबें पढ़ता है और इस पूरी दुनिया के बारे में जानता है। उसे पता चलता है कि जिस देश में वो रहता है उसके नॉर्थ में द्वापर्स रहते हैं और ईस्ट में एल्फ का इलाका है और इंसानों का अपना एक किंगडम है जहाँ राजा का बेटा ही अगला राजा बनता है। यानी यहाँ गद्दी के लिए खून खराबा नहीं होता। लेकिन असली मजेदार चीज तो मैजिक थी। मैजिक के कारण ही ये दुनिया साइंस और टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे थी। इस दुनिया के केवल 1% लोग ही जादू कर सकते थे। किसी की मैजिक कैपेसिटी उनके माँ बाप पर निर्भर करती थी। तभी हमें पता चलता है कि मैजिक यूजर्स दो तरह के होते हैं। आगमेंटर्स जो अपने शरीर को माना से मजबूत करते हैं, मतलब असली वॉरियर, और दूसरे थे कंज्यूमर्स जो माना को शरीर के बाहर प्रोजेक्ट कर मैजिक करते हैं। आर्थर समझ जाता है कि उसके पिता एक आगमेंटर है, पर माँ उसकी हीलिंग पावर तो कुछ अलग ही थी। फिर किताब में उसे मैजिक कोर के बारे में पता चलता है। जादू सीखने के लिए ये बहुत जरूरी था। ये कोर शरीर के अंदर तब बनता है जब माना को एक पॉइंट पर फोकस किया जाता है, लेकिन इसे बनाने में सालों लग जाते हैं। पर आर्थर तो पहले से ही इस कॉन्सेप्ट से वाकिफ था। पिछली जिंदगी में वो की का मास्टर था। अब वह अपनी माना को फोकस करने की कोशिश करता है, पर तभी उसकी माँ आ जाती है और उसे बेड पर वापस सुला देती है। दोस्तों, अब 2 साल पलक झपकते ही बीत जाते हैं। अब आर्थर चलना सीख गया होता है, पर एक दिन उसके डैड उसे एक छोटी सी लकड़ी की तलवार देते हैं और आर्थर तलवार से ऐसे खेल रहा होता है जैसे वो असली वॉरियर हो। तभी उसकी माँ बाहर आती है और डैड पर गुस्सा होने लगती है, तुमने इसे इतनी छोटी उम्र में तलवार थमा दी। तभी दोस्तों, आर्थर मन में हंसकर वो सोचता है, यार सच में इस घर की बॉस तो माँ ही है। उसकी माँ उसे अक्सर शहर में ले जाया करती थी। वहाँ आर्थर दुनिया को ध्यान से देखता था। हर चीज, हथियार, अजीब चीजें, दुकानें, सब कुछ उसके लिए नया था। पर असली खुशी थी जादू को करीब से देखना। इस सब के बीच भी आर्थर अपनी शांति, सुरक्षित जिंदगी का आनंद लेने लगा। माँ बाप का प्यार देख उसे अपने पुराने अनाथालय के दिन याद आने लगे।
जहाँ वह हमेशा अपने परिवार की तलाश करता रहा। एक दिन उसके डैड फिर से मैजिक की प्रैक्टिस कर रहे थे। माना से पत्थर उठाने की कोशिश, पर सिर्फ छोटे छोटे पत्थर ही हिले। तभी आर्थर बोलता है, अरे इससे अच्छा तो आप हाथ से पत्थर उठा लेते। पर माँ उसे समझाती है कि डैड पूरी ताकत नहीं लगा रहे थे। फिर डैड ने पूरी ध्यान लगाकर तगड़ा अटैक किया और इस बार तो जमीन भी कांप उठी और इससे आर्थर भी वाकई इम्प्रेस हो गया। इसके बाद आर्थर की माँ उससे कहती है, तुम भी बड़ा होकर महान वॉरियर बनोगे। अब आर्थर इसे तुरंत ट्राई करना चाहता था, पर उसकी माँ ने उसे गोद में उठाया और उसे सुलाने लग गई। तभी दोस्तों आर्थर को रास्ते में लाइब्रेरी दिखती है और वो उनसे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे वहाँ पर किताबें पढ़ने दे। पहले तो उसकी माँ साफ मना कर देती है, लेकिन जब वो अपनी मासूम और भोली सी नजरों से उसे देखती है तो उनका दिल भी पिघल जाता है। आखिरकार वह मान जाती है और उसे अकेला छोड़कर बाहर अपने पति रेनॉल्ड के पास चली जाती है। अब आर्थर के फेस पर हल्की सी स्माइल होती है और जैसे ही दरवाजा बंद होता है तो वो तुरंत ध्यान केंद्रित करता है और अब वो अपने शरीर में बहरी सारी माना को एक जगह इकट्ठा करने लगता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो पिछले 2 सालों से कोशिश करता आ रहा था। और उसे लग रहा था कि वो उस पल के बेहद करीब है जब वो असली मैजिक यूज कर पाएगा। और तभी धड़ाम की आवाज आती है। अचानक उसकी बॉडी के भीतर एक धमाका होता है और पूरा घर जोर से हिल जाता है, जैसे कि कोई भूकंप आया हो। दीवारें दरकने लग जाती है, छत का एक हिस्सा गिर जाता है और आर्थर का नया बना मैजिक कोर पूरी पावर से एक्टिवेट हो जाता है और एक तेज सुनहरी चमकती रोशनी पूरे कमरे में फैल जाती है। बाहर रेनॉल्ड और एलिस धमाके से हक्का बक्का रह जाते हैं। एलिस का चेहरा डर से सफेद हो जाता है और वो जल्दी से दौड़ती है। रेनॉल्ड भी उसके पीछे दौड़ते हैं, लेकिन जैसे वो अंदर पहुंचते हैं और जो नजारा उनके सामने होता है उस पर वो दोनों यकीन नहीं कर पाते। कमरे के बीचों बीच हवा में तैरता हुआ सुनहरी रोशनी से घिरा उनका छोटा बेटा आर्थर था और उसकी आंखों में आत्मविश्वास चमक रहा था। वो अपनी हल्की सी स्माइल के साथ नीचे जमीन पे उतरता है और कहता है, माँ पापा अब मैं मैजिक कर सकता हूँ। पर तभी छत का बड़ा सा टुकड़ा अचानक आर्थर के ऊपर गिरने लगता है और आर्थर यहाँ पर सुन रह जाता है। शायद यह उसके नन्हे जीवन का आखिरी पल होगा, लेकिन तभी बिना एक पल गवाए उसके दोनों माँ बाप उसकी तरफ कूद पड़ते हैं और उसे अपनी बाहों में भर लेते हैं। वो उसे बचा तो लेते हैं, लेकिन वो खुद घायल हो जाते हैं और आर्थर इस हाल में देखकर हैरान रह जाता है। उसकी पिछली जिंदगी में ऐसा कभी नहीं हुआ था। वहाँ तो कोई माँ बाप जैसी कोई चीज ही नहीं थी। या तो वो प्राउड फील करते थे या फिर सैड, लेकिन ये आंसू, ये डर, ये चिंता, ये सब उसके लिए बिल्कुल नया था और ये सब देखकर उसकी आंखें भी भर जाती है। और इसके बाद वो अपनी माँ से लिपट जाता है और उसकी आंचल में छुप जाता है। इसके बाद कुछ साल और बीत जाते हैं। अब आर्थर 4 साल का हो गया था, छोटा लेकिन स्मार्ट लड़का। आज वो अपने फादर रेनॉल्ड के साथ गार्डन में कॉम्बैट ट्रेनिंग कर रहा होता है और दोनों आमने सामने खड़े होते हैं। रेनॉल्ड कहते हैं, आर्थर मैं तुम्हें ग्लिप्स देना चाहता हूँ ताकि तुम अच्छी तरह सीखो। पर आर्थर उन्हें मना कर देता है, अरे नहीं पापा, मैं अभी ग्लिप्स को कंट्रोल नहीं कर सकता। इसके बाद वो एक हल्की लकड़ी की तलवार उठाता है और उसके फादर भी वही करते हैं। अब आर्थर फुर्ती से उन पर 3 तेज हमला करता है, लेकिन हर बार रेनॉल्ड बड़ी आसानी से उसे रोक देता है। अब आर्थर समझ जाता है कि उसके पिता अपनी तलवार में मैजिक का ऑगमेंट कर रहे हैं और इसके बाद वो भी अपनी लकड़ी की तलवार में माना भरता है और एक जोरदार वार करता है। उसके वार से रेनॉल्ड की तलवार टूट जाती है। अब आर्थर मुस्कुराते हुए कहता है, देखा पापा, मेरी लकड़ी की तलवार आपकी लकड़ी से बेहतर है। तभी रेनॉल्ड हंसने लग जाते हैं, लेकिन बहाना बनाते हुए कहते हैं, अरे बेटा, ताकत मायने नहीं रखती, स्टेमिना असली चीज होता है। पर उनके मन में एक बात साफ हो जाती है कि आर्थर बहुत जीनियस है। अब रेनॉल्ड एक बड़ा फैसला लेते हैं, आर्थर को शहर के बाहर किसी अच्छे मास्टर के पास ट्रेनिंग के लिए भेजने का। पर उसकी माँ एलिस बिल्कुल राजी नहीं होती और वो कहती है, वो सिर्फ 4 साल का है, मैं उसे कहीं नहीं भेजूंगी। अरे उसके अंदर असाधारण प्रतिभा है, उसे ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता। पर तभी आर्थर बोलता है, इतनी बहस क्यों ना हम सब साथ चले। अब ये सुनते ही उसके माँ बाप मान जाते हैं और अगले ही दिन सफर की तैयारी शुरू हो जाती है। और इस शहर में एलिस और रेनॉल्ड के पुराने एडवेंचरर दोस्त भी आते हैं। एडम जो कि होता है ग्रुप लीडर और वो बहुत ही ज्यादा तगड़ा आदमी होता है। एंजेला मैजिक यूजर कपल, हेलेन शानदार आर्चर और लास्ट में होती है जैस्मिन, तेज और शक्की लड़की जो आर्थर को घूरती रहती है। अब दोस्तों इसके बाद एडवेंचर शुरू होता है और आर्थर को हैरानी होती है कि इस दुनिया में सफर अभी भी घोड़ों और कार्ट से होता है, क्योंकि पिछली दुनिया में तो वो एयरशिप से उड़ता था।
अब थोड़ी देर बाद वो लोग जंगल के पास कैंप लगाते हैं और वहाँ पर खाना पका रहे होते हैं। तभी अचानक झाड़ियों से मॉन्स्टर वुल्फ्स आ जाते हैं। पर तभी जैस्मीन बिना वक्त गवाए अपने 2 डैगर्स निकालती है और बिजली की स्पीड से हर भेड़ियों को काट गिराती है। रेनॉल्ड, एडम, हेलेन भी अपने अपने हथियार से बाकी भेड़ियों को खत्म करते हैं। एंजेला और डार्डन अपनी मैजिक से बचे खुचे भेड़ियों को खत्म कर देते हैं। उसके बाद वो लोग रात में उन सभी मॉन्स्टर का मांस पकाते हैं। एलिस देखती है कि रेनॉल्ड का हाथ कट गया है और वो तुरंत अपने रेयर हीलिंग मैजिक से उसका इलाज करती है। और ये सब देखकर बाकी एडवेंचर्स घबरा जाते हैं और वो उसकी सुरक्षा घेरा बना लेते हैं, क्योंकि हीलिंग मैजिक बहुत रेयर होता है और अक्सर इस वजह से लोग ऐसे मैजिशियन पर हमला करते हैं। अगले दिन एडम कहता है, आर्थर चलो स्पारिंग करते हैं। अब आर्थर तुरंत मान जाता है। एडम अपने भाले की नोक पर कपड़ा लपेट लेता है ताकि चोट न लगे और जैसे ही फाइट शुरू होती है आर्थर बिजली जैसी स्पीड से एडम पर दौड़ता है और अचानक गायब हो जाता है और उसके पीछे आकर उस पर हमला करता है। लेकिन किस्मत से उसका पैर फिसल जाता है और एडम इसका फायदा उठाता है और उस पर पलटवार करता है। पर तभी आर्थर हवा में उड़ता है, पर एंजेला अपनी विंड मैजिक से उसे बचा लेती है। तभी बाकी सब एडम को डांटते हैं, तुम बच्चे के साथ इतना सीरियस कैसे हो सकते हो। अब एडम अपनी सफाई देते हुए कहता है, ये बच्चा आम नहीं है। जैस्मीन आर्थर के पास आती है और वो उसकी स्पीड और स्किल देखकर उससे इम्प्रेस हो जाती है और उससे सवाल पूछती है। अब अगले कुछ दिन ऐसे ही गुजरते हैं और आर्थर हर रोज ट्रेनिंग करता है। एडम से लेंस टेक्निक और रेनॉल्ड से पुशअप्स, हेलेन से आर्चरी और जैस्मीन से रनिंग। जैस्मीन को आर्थर इतना पसंद आता है कि वो उसे छोटी तलवार और बेबी ऑयल देती है ताकि किटी पार्टी वाले स्टाइल में उसे ट्रेनिंग दे सके। पर एलिस ये देखकर घबरा जाती है और तुरंत आर्थर को बुला लेती है। और दोस्तों जल्द ही इसके बाद एडवेंचर शुरू हो जाता है। लेकिन तभी जंगल में हलचल होती है। तभी अचानक कई तीर उनकी तरफ उड़ती हैं और आर्थर तुरंत समझ जाता है कि उन पर लुटेरों ने हमला किया है। जैस्मीन और एडम तुरंत गाड़ी के सामने आ जाते हैं और उसके बाद वो उन तीरों को उड़ा देते हैं। तभी आर्थर बाहर देखता है और वो देखता है कि उन्हें चारों तरफ से लुटेरों ने घेर रखा है। एक अजीब सा दिखने वाला लीडर अपने आदमियों को हुक्म देता है कि वो आर्थर और एलिस को नुकसान ना पहुंचाए, क्योंकि उन्हें अच्छी कीमत पर बेचा जा सकता है, और बाकी सभी को खत्म करने का आदेश देता है और उसके सभी लोग उसके हाँ में हाँ मिलाते हैं। तभी रेनॉल्ड और उसके पार्टी उन सभी लुटेरों पर हमला करने लग जाते हैं। आर्थर जानता है कि उनके पार्टी का हर एक मेंबर इंडिविजुअली बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, लेकिन दिक्कत तब होती है जब लुटेरे बहुत ही ज्यादा हो जाते हैं। लगातार फाइट के कारण टीम के मेंबर थक जाते हैं। 1 वर्सेस 1 लड़ने के लिए जाता है और उसे जोर से गाड़ी की तरफ धक्का देता है जिसमें आर्थर बैठा हुआ था। इसके बाद एलिस रेनॉल्ड की तुरंत मदद करने के लिए जाती है, लेकिन रेनॉल्ड कहता है कि वो अपनी मैजिक का इस्तेमाल यहाँ पर अभी ना करे, क्योंकि सिचुएशन और ज्यादा बिगड़ जाएगी। तभी रेनॉल्ड उठता है और आर्थर को कहता है कि वो अपनी माँ को कहीं सुरक्षित जगह पर ले जाए। आर्थर कहता है कि वो इन गुंडों को बहुत ही आसानी से संभाल सकता है, पर रेनॉल्ड उसे समझाता है कि वो अपनी पावर्स का यूज करे अपनी माँ को बचाने के लिए, क्योंकि उसकी माँ के पेट में एक बच्चा है। अब रेनॉल्ड सोचता है, हे ये क्या हुआ, मुझे तो पता ही नहीं था भाई। अब आर्थर अपनी माँ को लेकर वहाँ से भाग जाता है, पर तभी वो लीडर आर्थर के पीछे भागने लगता है, पर तभी रेनॉल्ड उस पर हमला करता है। आर्थर वहाँ से भागता है, पर तभी वहाँ पर लुटेरे आ जाते हैं। खुशकिस्मती से उसके पार्टी के मेंबर्स काफी ज्यादा प्रोफेशनल और बहुत ही पावरफुल होते हैं और उन लुटेरे को मार गिराते हैं। आर्थर उन्हें थैंक यू कहता है और फिर से वहाँ से भागने लगता है। तभी एक जादूगर उन पर हमला करता है। आर्थर डिसाइड करता है कि वो अपनी माँ को धक्का देकर उन्हें सुरक्षित जगह पर भेज दे और वह खुद उस हमले को सह लेता है। आर्थर उस अटैक से हवा में उछलकर एक खाई के पास चला जाता है, लेकिन वो डिसाइड करता है कि वो अकेले नहीं मरेगा, इसलिए वो अपने चाकू को उस अटैकर पर फेंकता है और उसे भी पहाड़ से नीचे गिरा देता है। तभी डार्डन और एंजेला अपनी पावर का यूज करके आर्थर को बचाने की कोशिश करते हैं, जबकि उसकी माँ रोते हुए उसका नाम पुकारती है। तभी हम आर्थर को बहुत ही शांत देखते हैं। ऐसा लग रहा होता है कि जैसे उसने कुछ हासिल कर लिया हो। आर्थर सोचता है कि क्या यही असली खुशी है, और तभी उसकी आंखों में से आंसू आने लग जाते हैं, क्योंकि उसे याद आता है कि वो अब बड़ा भाई बनने वाला
वाला था, पर अब उसे लग रहा था कि वो अब इस दुनिया में जिंदा नहीं रह पाएगा। पर जैसे ही आर्थर गिरने के बाद अपनी आंखें खोलता है तो वो देखता है कि वो जिंदा है। तभी जमीन कांपने लग जाती है, जैसे कोई बड़ा सा मॉन्स्टर उसकी तरफ आ रहा हो। अब आर्थर उठ के उसे देखने की कोशिश करता है, पर जैसे ही वो सामने देखता है तो वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा डीमन खड़ा होता है और ये डीमन आर्थर का नाम लेकर उसे बुलाता है। पर आर्थर एक सिग्मा बॉय है जो बिना फाइट के किसी से हार नहीं मानता। इसके बाद वो डीमन पे अटैक करता है, पर डीमन बहुत ही आसानी से उसे दूर पटक देता है। अब जैसे ही आर्थर उठता है तो डीमन उससे कहता है कि उसे बहुत कुछ सीखना अभी बाकी है, पर तभी वह डीमन उसे बताता है कि वो उसका दुश्मन नहीं बल्कि उसका दोस्त है। अब आर्थर यहाँ समझ नहीं पाता कि उसके साथ क्या हो रहा है। तभी डीमन एक फल तोड़ के लाता है और उससे कहता है कि ये तुम्हें खाना होगा, वरना वो उसके कोई भी सवाल का जवाब नहीं देने वाला। अब दोस्तों आर्थर के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता, इसलिए वो तेजी से फल खाने लग जाता है। इसके बाद आर्थर उस डीमन से पूछता है कि क्या उसके माँ बाप ठीक है। तभी डीमन उसे लड़ाई की एक झलक दिखाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि हर तरफ दुश्मनों के लाशें पड़े होते हैं। डीमन उसे बताता है कि जिसे भी वो चाहता है वो सभी जिंदा है और वो अपनी नए सफर पर निकल गए हैं। अब ये सुनकर आर्थर के आंखों में आंसू आने लग जाते हैं और अब उसका दिल थोड़ा हल्का हो जाता है। इसके बाद वो उस डीमन से उसका नाम पूछता है ताकि वो उसका धन्यवाद कर सके। इसके बाद डीमन लॉर्ड उसे अपना नाम बताता है जो कि होता है सिल्विया। बहुत टाइम बीत जाते हैं पर आर्थर अभी भी उस डीमन के केव में होता है। वो जितना जल्दी हो सके वो अपने पेरेंट्स के पास जाना चाहता है, लेकिन वो डीमन कहता है कि ये इतना आसान नहीं है, इसके लिए उसे बहुत ही खतरनाक रास्तों से गुजरना होगा। लेकिन सिल्विया के पास एक और रास्ता है जिससे वो आर्थर को उसके पेरेंट्स के साथ मिला सकते हैं, लेकिन इसमें स्पेस टाइम फैब्रिक में एक सुराग बनाना होता है जो बहुत टाइम लेता है। अब आर्थर इस बात को समझ जाता है और जब तक सिल्विया सुराग बनाती है तब तक आर्थर अपनी ट्रेनिंग को जारी रखता है। अब उसे ये समझ आ गया है कि सिल्विया भले ही बाहर से एक डीमन की तरह दिखती हो, पर अंदर से वो बहुत ही दयालु और केयरिंग इंसान है, खासकर आर्थर के लिए। एक दिन आर्थर जब अपने माना पे काम कर रहा होता है तो सिल्विया डिसाइड करती है कि उसे एक ऐसा ट्रिक सिखाया जाए जो इंसान नहीं जानते। वो अपने हाथ से एक माना इकट्ठा करते हैं और अपने हाथ में एक चमकदार बॉल बना लेती है। अब ये देखकर आर्थर शॉक्ड हो जाता है क्योंकि इससे पहले उसने ऐसा कुछ भी नहीं देखा था। अब सिल्विया उसे बताती है कि ज्यादातर इंसान या तो अपना माना यूज कर सकता है या फिर इसका इस्तेमाल, लेकिन नेचर में काफी जीव ऐसे होते हैं जो दोनों काम एक साथ कर सकते हैं। वो आर्थर को ये ट्रिक सिखाने का ऑफर करते हैं, लेकिन इससे पहले वो जानना चाहती है कि आर्थर इतना स्ट्रॉन्ग होने के बाद क्या करेगा। अब आर्थर बहुत देर सोचने के बाद उसे जवाब देता है कि जब वो स्ट्रॉन्ग बन जाएगा तो हर उस इंसान को मार डालेगा जो उसके परिवार को छीनने की कोशिश करेगा। लेकिन सिल्विया को ये जवाब पसंद नहीं आता, इसलिए वो उसे दूर पटक देती है। अब आर्थर इस बात से गुस्सा हो जाता है, लेकिन सिल्विया उसे बताती है कि उसके ये टेस्ट में वो फेल हो गया है क्योंकि वो ऐसे इंसान को कुछ भी नहीं सिखाएगी जिसमें ऐसे पागल और जानलेवा सोच हो। अब आर्थर कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसके पिछले जिंदगी का बस एक ही लेसन था, तुम स्ट्रॉन्ग बनो ताकि अपने दुश्मनों को मार सको। लेकिन जब सिल्विया उससे पूछती है कि उसे हमेशा लोगों को मारने के बारे में सोचना अच्छा लगता है तो आर्थर चुप हो जाता है। फिर सिल्विया उसे कहती है कि ताकत का इस्तेमाल सिर्फ मारपीट के लिए नहीं होता और वे नहीं चाहते कि आर्थर अपनी जिंदगी गुस्से और वायलेंस में बर्बाद करे। अब उसकी बातें सीधा आर्थर के दिल को छू लेते हैं, जैसे कि सिल्विया उसकी पुरानी कोई दोस्त हो। वो फिर से उससे वही सवाल पूछती है कि जब वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो वो क्या करेगा। इस बार वो जवाब देता है कि वो उन लोगों की रक्षा करेगा जिससे वो प्यार करता है। अब सिल्विया को ये जवाब पसंद आता है और वह उसे सिखाना शुरू करती है कि कैसे माना को सीधा अपने आसपास के एनवायरनमेंट से जमा करके उसे यूज किया जा सकता है। आर्थर इस टेक्निक को काफी जल्दी सीख जाता है, लेकिन जैसे ही वो एक्साइटेड होकर सिल्विया को दिखाने के लिए दौड़ता है तभी सिल्विया उसे एक तरफ मार देती है और पत्थरों के बीच दबा देती है। अब आर्थर यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है, पर सिल्विया टेलीपैथी के जरिए उसे कहती है कि बिल्कुल आवाज भी मत करना। तभी थोड़ी देर बाद सिल्विया जैसा एक और डीमन वहाँ आता है और उससे कहता है कि वो उसके साथ वापस चले। सिल्विया उसे मना कर देती है, पर तभी वो डीमन उस पर एनर्जी बॉल से अटैक करता है। पर दोस्तों आर्थर ये देखकर परेशान हो जाता है, लेकिन सिल्विया उसे तसल्ली देती है कि वो ठीक है। पर तभी वो खड़ी होती है और अपनी पूरी पावर रिलीज करती है। तभी दोस्तों उसका डीमन
जैसा शरीर टूट जाता है और वो एक सफेद ड्रैगन में बदल जाती है। तभी वो उस डीमन पर एक हाइपर बीम छोड़ देती है जिसे वो बहुत ही मुश्किल से रोक पाता है। वो सिल्विया को चेतावनी देती है कि इतनी बड़ी पावर का यूज उसके लिए बहुत ही महंगा पड़ सकता है, लेकिन सिल्विया कहती है कि उसे अपनी जिंदगी से कोई भी पछतावा नहीं है। पर तभी वो डीमन उसके अटैक को कैंसिल कर देता है और फिर उस पर डार्क एनर्जी बॉल की बारिश कर देता है और इससे कुछ केव भी डैमेज हो जाते हैं। पर तभी सिल्विया यहाँ पे थोड़ी डिस्ट्रैक्ट हो जाती है और वो चेक करने लग जाती है कि आर्थर सेफ है या नहीं। पर तभी वो डीमन सिल्विया पे हमला करता है जिससे वो सिल्विया को होश में नहीं छोड़ता। सिल्विया तभी समझ जाती है कि अब आर्थर भी खतरे में आ सकता है, इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो सब कुछ अपना दांव पे लगा देगी ताकि वो आर्थर को वहाँ से बाहर निकाल सके। तभी सिल्विया अपनी सारी पावर का इस्तेमाल करके टाइम को रोक देती है और फिर वह आर्थर को बाहर बुलाती है। वो उसे कहती है कि अब उसे घर जाना होगा। तभी वो स्पेस और टाइम में एक सुराग खोलती है। वो उससे कहती है कि ये पोर्टल उसे सीधा उसके परिवार के पास नहीं ले जाएगा, लेकिन अब वो इतना स्ट्रॉन्ग हो गया है कि वो अकेला ही अब सरवाइव कर सकता है जब तक कि वो उन्हें ढूंढ ना ले। अब आर्थर यहाँ पे समझ जाता है कि सिल्विया उसके लिए अपने आप को कुर्बान कर रही है और उसका दिल यहाँ पे टूट जाता है। लेकिन सिल्विया उससे वादा करवाती है कि वो अपनी पावर का यूज उन लोगों की रक्षा करने के लिए करेगा जिनसे वह प्यार करता है और फिर वो उसे अलविदा के रूप में कुछ गिफ्ट्स देती है जिसमें होता है एक क्रिस्टल अंडा और उससे कहती है कि उनका ध्यान अच्छी तरह से रखे। इसके बाद वो आर्थर को एक किस करती है और अचानक आर्थर के दोनों हाथों पर सुनहरे टैटूज आ जाते हैं। सिल्विया उसे कहती है कि उनका मतलब और मकसद उसे तब समझ आएगा जब सही टाइम आएगा। इसके बाद सिल्विया उसे बताती है कि उसे असल में इतना समय नहीं लगा पोर्टल बनाने में, उसने जानबूझकर देर करा ताकि वो आर्थर के साथ थोड़ा और टाइम स्पेंड कर सके। अब आर्थर यहाँ पर रो पड़ता है और सोचता है कि वो इतना स्ट्रॉन्ग अभी नहीं है कि सिल्विया को वो बचा सके, चाहे उसने वादा किया था कि वो अपने आप को हमेशा जरूर बचाएगा। सिल्विया उसे कहती है कि उसका ये वादा इस सिचुएशन में लागू नहीं होता और उसे जल्दी करने को कहती है। आर्थर कहता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कोई ड्रैगन है या फिर कोई डीमन, क्योंकि वह उसके लिए एक परिवार जैसी है और परिवार को कभी पीछे नहीं छोड़ा जाता। पर तभी सिल्विया हंसकर कहती है कि उसके पास ऑलरेडी एक माँ है। तो आर्थर यहाँ पे डिसाइड करता है कि वो उसे ग्रैंडमा कहकर बुलाएगा। तभी ये सुनकर सिल्विया एकदम से रो पड़ती है। फिर वो आर्थर को धक्का देकर उस पोर्टल के अंदर भेज देती है। अब आर्थर जैसे ही अंडा और पंख लेकर अंदर पोर्टल के अंदर जाता है तो उसे ये फील होता है कि वो अंदर की तरफ खींचा जा रहा है। अब जैसे ही आर्थर वहाँ से चला जाता है तभी सिल्विया अपनी पावर को रिलीज करती है और केव में समय को नॉर्मल कर देती है, जिससे डीमन का अटैक तुरंत उस पर लगता है और वह जमीन पर गिर जाती है। लेकिन जैसे ही वह डीमन अपने जीप पर गर्व करता हुआ उसकी तरफ बढ़ता है, सिल्विया अचानक उस पर अपनी पूरी पावर से अटैक करती है। दूसरी तरफ हम आर्थर को देखते हैं जो अब भी टाइम ट्रेवल कर रहा होता है और उसे सिल्विया की आवाज अभी भी सुनाई दे रही होती है। वो कहती है कि दुखी महसूस करना ठीक है, लेकिन उसे मेहनत करके एक दिन खुशी में बदल देना चाहिए। आर्थर कहता है कि वो ये नहीं कर सकता, लेकिन सिल्विया कहती है कि उसे पता है कि आर्थर यह कर सकता है क्योंकि वो इतिहास का सबसे ताकतवर राजा था। अब आर्थर यहाँ पर सुनकर हैरान हो जाता है कि सिल्विया उसके पिछले जिंदगी के बारे में जानती थी। वो उससे पूछना चाहता था कि क्या वो सिल्विया ही थी जिसने उसे इस दुनिया में भेजा था, लेकिन दोस्तों उससे पहले ही वो पोर्टल से बाहर आ जाता है। अब आर्थर यहाँ पर रोने लग जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो खुद को संभालता है और वो उस अंडे को संभाल कर अपने बैग में रख लेता है। इसके बाद वो अपने आसपास देखता है और ये समझ जाता है कि वो एक घने और बहुत ही खतरनाक जंगल में है। आर्थर अचानक एक लड़की की चीख सुनता है जो दूर से आ रही होती है और वह तुरंत पेड़ों के बीच से उछलता हुआ उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। कुछ ही देर में उसे कुछ लुटेरे मिलते हैं जो एक एल्फ लड़की को किडनैप कर रहे होते हैं और बातें कर रहे होते हैं कि अगर वो उसे बेच दे तो उन्हें काफी पैसा मिलेगा। और ये देखकर आर्थर की पुरानी यादें ताजा हो जाती है जब उसके अपने ग्रुप पर भी लुटेरे ने हमला किया था और अब वह उसके साथ भी वही करने वाले हैं। उस एल्फ लड़की को किडनैप होते देखकर आर्थर को गुस्सा चढ़ जाता है, लेकिन सिल्विया से किए वादे को याद करके वो अपनी इमोशंस पर कंट्रोल रखता है और इस बार वो अपने गुस्से में आकर कुछ उल्टा सीधा नहीं करता, बल्कि डिसाइड करता है कि वो लुटेरों का पीछा करेगा क्योंकि वो उसे किसी नजदीकी जगह तक ले जा सकते हैं। शाम के वक्त जब लुटेरे ब्रेक ले रहे होते हैं तो वो लड़की को लेकर गंदी बातें करते हैं, जैसे कि उसके साथ थोड़ा मजा लेने के बाद उसे बेच देना चाहिए। और यहीं पर आर्थर की लिमिट क्रॉस हो जाती है और वो माना इकट्ठा करना शुरू कर देता है ताकि इन गंदों लोगों को सबक सिखाया जा सके। तभी वो नोटिस करता है कि ये लोग जंगल
के मॉन्स्टर्स को मैजिक से कंट्रोल कर रहे हैं। आर्थर कुछ पत्थर मॉन्स्टर की तरफ फेंकता है जिससे वो अलर्ट हो जाते हैं और जोर जोर से चीखने लगते हैं। तभी लुटेरे पैनिक में आ जाते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि ये चीखने की आवाज दूसरे मॉन्स्टर को अट्रैक्ट कर लेगी। तभी उनमें से एक तुरंत जाता है उन मॉन्स्टर को शांत करने के लिए और आर्थर इसी पल का इंतजार कर रहा होता है। वह तुरंत अपने हाथ के चारों तरफ माना का एक ब्लेड बनाता है और चुपके से उस लुटेरे के पीछे जाकर उसे काट देता है। वह लुटेरे का चाकू ले लेता है। तभी एक और गुंडा आता है अपने दोस्तों को ढूंढने के लिए, पर आर्थर उसे भी मार देता है बिना किसी आवाज के। लेकिन उसके बाद आर्थर को महसूस होता है कि उसके पास स्टेमिना की कमी हो गई है और अब उसकी बॉडी ज्यादा मूव करने की वजह से थक गई है। पर उसके पास आराम करने का टाइम भी नहीं होता क्योंकि तीसरा गुंडा भी आ जाता है अपने दोस्तों को ढूंढने के लिए और आर्थर बिना टाइम वेस्ट किए तुरंत उस पर अटैक कर देता है। लेकिन आर्थर सिर्फ उस लुटेरे के पैर को चोट पहुंचा पाता है और वह आदमी तुरंत अपने दोस्त को चिल्लाता है, उसे वार्निंग देता है कि संभल के रहे क्योंकि उन पर एक पावरफुल बच्चे ने हमला कर दिया है। इसके बाद चौथा लुटेरा काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि इतनी छोटी उम्र का मैजिक यूजर मिलना रेयर होता है और उसे बेचकर उसे काफी ज्यादा पैसा मिल सकता है। इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि आर्थर को चोट नहीं पहुंचाएंगे और तलवार नीचे रखकर मैजिक का यूज करने लगता है। फिर वह अपने मैजिक से भरे क्लॉज के साथ आर्थर पर जंप करता है जिससे नीचे की जमीन भी डिस्ट्रॉय हो जाती है और आर्थर किसी तरह उस अटैक से बच जाता है और लुटेरे को किक करने की कोशिश करता है। लेकिन लुटेरा उससे काफी तेज होता है। आर्थर उस पर अपना चाकू फेंकता है जिसके एंड में एक रस्सी लगा होता है, लेकिन यह लुटेरा उसे तुरंत पकड़ लेता है और आर्थर की तरफ भागता है और वो उस लड़के को इतने जोर से किक करता है कि आर्थर नीचे जाकर गिरता है। फिर वह उसे उल्टा लटका देता है, लेकिन आर्थर तुरंत फायर मैजिक का यूज करता है। लुटेरे के रिकवर करने से पहले ही आर्थर फिर से वह चाकू उस पर फेंकता है और इस बार उस रस्सी के साथ उसके गले के पास घुमाता है ताकि वह बच ना सके। आर्थर उसके बाद फाइनल लुटेरे से भी निपट लेता है और एल्फ लड़की को आजाद कर देता है। वह लड़की उसे उसके पास्ट के एक मूवमेंट की याद दिला देती है, लेकिन आर्थर तुरंत अपनी याद से बाहर आ जाता है और उससे कहता है कि अब वो घर जा सकती है। लेकिन लड़की उसकी चोटों को देखकर परेशान हो जाती है। आर्थर उससे कहता है कि ये कुछ खास नहीं है और फिर उन बॉडीज को कवर कर देता है ताकि लड़की को वो डरावना हिस्सा ना देखना पड़े। लड़की अभी भी उन बॉडीज के बारे में क्यूरियस होती है तो आर्थर उसे बताता है कि उनका एक्सीडेंट हो गया था और अब वह उसे परेशान नहीं करेंगे। उसके बाद आर्थर को गाड़ी में कुछ सामान मिलता है और वह लड़की से कहता है कि अब वो घर चली जाए, लेकिन लड़की उसका हाथ पकड़ लेती है क्योंकि वो डर रही होती है। वो उससे कहने लगती है कि उसे अपने साथ ले जाए और आर्थर को उस पर दया आ जाती है और वो उसे अपने साथ ले जाने के लिए मान जाता है। फिर आर्थर उन मॉन्स्टर की तरफ देखता है और डिसाइड करता है कि उन्हें मार देना ही बेहतर होगा क्योंकि उन्हें आजाद करने का आइडिया ठीक नहीं लग रहा। एल्फ लड़की डिसाइड करती है कि वो हॉर्न रूल्स को आजाद करेगी क्योंकि एल्फ हर जीव का सम्मान करता है और अगर उसने मॉन्स्टर को फ्री नहीं किया तो वो मर जाएंगे। आर्थर उसे वार्न करता है, लेकिन लड़की को पूरा यकीन होता है कि मॉन्स्टर्स उन पर हमला नहीं करेंगे और इसके बाद वो उन्हें फ्री कर देते हैं और वाकई में मॉन्स्टर शांति से चले जाते हैं। लड़की के नेचर के साथ जो कनेक्शन है ये देखकर आर्थर सही में हैरान रह जाता है। उसके बाद वह डिसाइड करता है कि वह उसे घर छोड़कर आएगा। इसके बाद रास्ते में जब वह ब्रेक लेता है तो आर्थर को पता चलता है कि उस लड़की का नाम तेसिया है। इसके बाद आर्थर खाना बनाता है और उससे कहता है कि चाहे भूख ना हो फिर भी उसे थोड़ा खाना खा लेना चाहिए क्योंकि ये उसके शरीर को ताकत देगा। ये बातें उसे सिल्विया की याद दिलाती है। तभी वह देखता है कि तेसिया खाने को लेकर नखरे कर रही है क्योंकि उसे उसका टेस्ट पसंद नहीं आता और वह कुछ मीठा खाने का डिमांड करती है। इसके बाद आर्थर सोचता है उसे तेसिया से सीखना चाहिए कि एक नॉर्मल बच्चे जैसे कैसे बिहेव किया जाता है क्योंकि तेसिया उसकी उम्र की पहली लड़की है जिसे वो कभी मिला है। तेसिया उससे पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है तो आर्थर उसे बताता है कि वो अपने पेरेंट्स से बिछड़ गया है और वो दोनों अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं ताकि एल्फ के गांव तक पहुंच सके। लेकिन ये सफर आर्थर के सोचे हुए उम्मीद से ज्यादा लंबा हो जाता है। तेसिया लगातार अपने गांव के बारे में बताती रहती है और आर्थर को ये समझ आता है कि एल्फ की जिंदगी इंसानों से काफी अलग होती है। तभी अचानक से आर्थर को महसूस होता है कि एक वुल्फ उनका पीछा कर रहा है और वो डिसाइड करता है कि रात में उसे मार डालेगा। वो तेसिया से कहता है कि वो टेंट में सो जाए, तब तक वो बाहर पहरा देता रहेगा। उसके बाद आर्थर उस क्रिस्टल एग को देखने लगता है जो सिल्विया ने उसे दिया था और सोचने लगता है कि असल में ये है क्या। तभी तेसिया उसे बुलाती है और कहती है कि
वह टेंट के अंदर आ जाए। वह प्रॉमिस करती है कि वो अपने परिवार से यह सीक्रेट रखेगी कि आर्थर उसके साथ सोया था, लेकिन आर्थर कहता है कि वह बाहर ही ठीक है। आर्थर को जल्द ही समझ आ जाता है कि तेसिया टेंट में अकेले होने से डर रही है, तो वो उसकी रिक्वेस्ट मान लेता है और टेंट के अंदर चला जाता है। टेंट के अंदर तेसिया कहती है कि सभी इंसान ठरकी होते हैं जिनकी कई बीवियां होती है, और आर्थर सोचने लगता है कि काश ये सच होता, और वो उससे पूछता है कि उसे किसने बताया, तो तेसिया कहती है कि उसके ग्रैंडपा ने। इसके बाद आर्थर इन सारी झूठी बातों को मना करता है और कहता है कि सिर्फ नोबेल के पास ही इतने पैसे होते हैं कि वह कई सारी बीवियां रख सके, लेकिन तेसिया उसके जवाब के बीच में ही सो जाती है। अगले दिन वे अपनी जर्नी दोबारा शुरू करते हैं और तेसिया आर्थर के साथ ज्यादा कंफर्टेबल फील करने लगती है, पर आर्थर यहाँ पर थोड़ा घबराया हुआ होता है क्योंकि वो जल्दी से अपने परिवार को ढूंढना चाहता है। लेकिन तभी एक प्रॉब्लम हो जाती है, उसके मानाकोर में अचानक से पेन होने लगता है जो उसे इतना कमजोर बना देता है कि वो चल भी नहीं सकता। इसके बाद तेसिया जंगल में भाग जाती है कुछ ऐसे हर्ब्स ढूंढने के लिए जो उसका दर्द ठीक कर सके, और आर्थर वहीं पर अकेला बैठा हुआ होता है और दर्द झेल रहा होता है। तभी वह वुल्फ जैसा दिखने वाला जानवर वहाँ पर अचानक से आ जाता है और आर्थर घबरा जाता है और सोचने लगता है कि शायद वो मॉन्स्टर उस पर अटैक करेगा, पर तभी तेसिया हर्ब के साथ वापस आ जाती है और आर्थर उससे कहता है कि वो दूर रहे क्योंकि मॉन्स्टर अटैक कर सकता है। लेकिन अटैक करने के बजाय वो बीस्ट एक मरा हुआ सुअर जमीन पर डालकर जंगल में चला जाता है। आर्थर ये देखकर हैरान हो जाता है, लेकिन तेसिया एक्साइटेड होकर कहती है कि वो बीस्ट उसकी जान बचाने का एहसान चुकाना चाहता है। इसके बाद सुअर का मीट खाकर आर्थर को थोड़ा आराम मिलता है। तेसिया उसे बताती है कि उसे कोई हर्ब्स तो नहीं मिले, लेकिन उसने कुछ मशरूम्स ढूंढ लिए हैं जो उसके गांव के लोग हमेशा खाते हैं। आर्थर बिना ज्यादा सोचे वो मशरूम को खा लेता है, लेकिन उसके बाद उसके पेट में तहलका मचने लगता है और उसे जोर का लूज मोशन आने लगता है। इसके बाद दोनों वापस से टेंट में चले जाते हैं और तेसिया आर्थर को इंसान और डब्स के किंगडम के बारे में कहानियां बताने लगती है जो उसने अपने ग्रैंडपा से सुनी थी। वह कहती है कि उसे सच में उन किंगडम्स को देखना है, लेकिन उसने सुना है कि वहाँ के लोग काफी खराब होते हैं, इसलिए उसे वहाँ जाने की परमिशन नहीं मिलती और कोई बाहर का आदमी भी एल्फ विलेज में नहीं जा सकता। आर्थर उसके बाद उसकी बातें आधी ही सुन पाता है क्योंकि उसकी थकान उस पर हावी हो जाती है और वह वहीं पर सो जाता है। अगले दिन आर्थर का दर्द वापस आ जाता है, लेकिन वो किसी तरह से उसे बर्दाश्त कर लेता है क्योंकि एल्फ विलेज अब पास ही होता है। तेसिया आर्थर से कहती है अब तो वह दोस्त बन चुका है, लेकिन आर्थर को समझ में नहीं आता कि वह क्या जवाब दे क्योंकि उसका कभी कोई दोस्त हुआ ही नहीं और वह वहाँ पर ऑकवर्ड महसूस करता है और उसे अपनी पुरानी जिंदगी का एक दोस्त याद आ जाता है जो उसके सबसे करीब था और कैसे उसने उसे मार दिया था। तभी तेसिया एक्साइटमेंट में चीखने लगती है क्योंकि उसे एल्फ विलेज का गेट दिख जाता है। आर्थर ये देखकर शॉक्ड हो जाता है, लेकिन तेसिया उसकी तरफ हाथ बढ़ाती है और उसके साथ चलने के लिए कहती है। आर्थर उसका हाथ पकड़ लेता है और एल्फ विलेज के अंदर चला जाता है जहाँ तुरंत कुछ गार्ड्स आ जाते हैं जो एक इंसान का प्रेजेंस महसूस कर लेते हैं। आर्थर को समझ में नहीं आता कि ये क्या हो रहा है और गार्ड्स उसे तुरंत गिरफ्तार कर लेते हैं। जब वो तेसिया की आंखों में एक तरह अपनी एक्सप्रेशन देखता है तो उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूमता है कि अब उसके साथ क्या होगा। जैसे ही आर्थर देखता है कि तेसिया उसकी बातों के बावजूद चुप रहती है तो उसे एहसास होता है कि उसने उस पर जल्दी ही भरोसा कर लिया था, चाहे उसने जंगल में उसे अपना दोस्त ही क्यों ना कहा। आर्थर सोचता है कि ऐसे वक्त में उन बातों का कोई मतलब नहीं होता और तभी वह घबरा जाता है और सोचता है कि उसे और ज्यादा सावधान रहना चाहिए था। तभी एल्फ सोल्जर्स अपने वेपन्स निकालते हैं ताकि उसे मार सके, पर तेसिया तुरंत रिएक्ट करती है। जैसे ही उसे सिचुएशन का एहसास होता है वो गार्ड्स को रुकने के लिए कहती है और गार्ड्स कहता है आर्थर एक खतरनाक इंसान है और उसे मारना जरूरी है ताकि वो किसी को नुकसान ना पहुंचाए। तेसिया उसे बताती है कि आर्थर उसका दोस्त है जिसने उसकी जान बचाई थी, लेकिन गार्ड उसकी बात पर भरोसा नहीं करता और वो उल्टा आर्थर पर तेसिया के ब्रेन वॉश करने का इल्जाम लगाता है। तभी अचानक से वहाँ पर एक आवाज सुनाई देती है, ओए तुम दोनों पीछे हटो, आजाद करो उसे। और तभी अचानक से एक पोर्टल खुलता है और एक बूढ़ा एल्फ उसमें से बाहर आता है जो सोल्जर से कहता है कि उस लड़की को तुरंत छोड़ दो। जब वे तेजी से आर्थर के पास आते हैं और चेक करते हैं कि वो ठीक है या नहीं तो वो सोल्जर पर भड़क जाते हैं कि उन्होंने उसे धमकाया, लेकिन वो बूढ़ा एल्फ जो असल में उसके दादाजी हैं कहता है कि इसमें उनकी कोई भी गलती नहीं है क्योंकि एक इंसान उनके किंगडम में गायब हुई प्रिंसेस के साथ आया था। फिर वह एल्फ
अपना इंट्रोडक्शन विरियन के रूप में देता है, जो कि पहले इस एल्फ किंगडम का राजा था, और आर्थर का शुक्रिया अदा करता है कि उसने उसके पोते और उसके किंगडम की राजकुमारी की जान बचाई। यह सुनकर आर्थर हिल जाता है, क्योंकि उसके लिए यह मानना मुश्किल होता है कि यह बेवकूफ लड़की एक्चुअली में एक प्रिंसेस है। लेकिन तेसिया एक स्माइल के साथ उसकी तरफ देखती है। विरियन उससे पूछता है कि क्या उसने अपने दोस्त को अपने रॉयल आइडेंटिटी के बारे में नहीं बताया था, और जब तेसिया कहती है कि हाँ उसने बताया था, तो आर्थर श्योर हो जाता है कि उसने झूठ बोला है। तभी उसके माँ बाप वहाँ पर पहुँच जाते हैं और तेसिया उनके गले लग जाती है। उसका फादर आर्थर की तरफ देखता है और किसी बदतमीज की तरह सोल्जर को कहता है कि उसे तुरंत मार दिया जाए, लेकिन विरन समझाता है कि आर्थर एक इंसान होने के बावजूद तेसिया की जान बचाई और उसे सुरक्षित घर ले आया। तेसिया भी आर्थर के लिए बोल पड़ती है और अपने पापा को मजबूर करती है कि आर्थर को उनके महल ले जाने दे। विरियन आर्थर से कहता है कि उन्हें बाद में उससे बात करनी है, और आर्थर उस बूढ़े एल्फ से एक अजीब सी शांति महसूस करता है। इसके बाद तेसिया आर्थर का हाथ पकड़ लेती है और उसे शहर में भागते हुए ले जाती है। आर्थर एल्फ का शहर देखकर हैरान रह जाता है, लेकिन बाकी सारे एल्फ उसे गुस्से और नफरत भरी नजरों से देखते हैं, क्योंकि उनका इंसानों के साथ एक दर्दनाक पास्ट रहा है। आर्थर को उनके नफरत से ज्यादा दिक्कत नहीं होती, लेकिन उसे तेसिया के ठंडे और अजीब एक्सप्रेशन से चिंता होने लगती है, जो उसने तब दिया था जब उसने मदद मांगी थी। वह अपने सीने में हो रहे दर्द को लेकर भी परेशान है और सोचता है कि अब उसे ज्यादा सतर्क रहना पड़ेगा। थोड़ी देर बाद वे दोनों कैसल पहुंच जाते हैं और तेसिया सभी मेड्स को ऑर्डर देती है कि वह आर्थर की अच्छी सेवा करे। वो उसके रहने के लिए सब कुछ प्लानिंग करना शुरू करती है, लेकिन आर्थर महसूस करता है कि उससे पहले उसके माँ बाप को उसके जर्नी के बारे में सब कुछ बताना चाहिए। उसके माँ बाप उसे बात करने की इजाजत देते हैं, लेकिन तेसिया पहले उसे टेबल पर बिठा देती है और चाय स्नैक्स का ऑर्डर भी देती है। आर्थर सोचता है कि क्या यह सही है कि एक इंसान को इतना रिस्पेक्ट दिया जा रहा है, और तब तेसिया के फादर एल्डन अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और उसकी माँ मैरियल भी आर्थर को अच्छी तरीके से अपना इंट्रोडक्शन देती है। एल्डन उसके अच्छे मैनर्स देखकर काफी इम्प्रेस होता है, खासकर उसके नॉर्मल बैकग्राउंड के बावजूद। इसके बाद आर्थर अपनी कहानी सुनाना शुरू करता है कि कैसे उसने तेसिया को उन लुटेरे से बचाया था। तेसिया के परिवार को यह सुनकर गुस्सा आ जाता है और वह इंसानों को दोष देना शुरू कर देते हैं, लेकिन आर्थर उसे समझाता है कि वह पूरे इंसानियत को नहीं कि सिर्फ उन बदमाशों को गाली दे। तब वेरियन उससे पूछता है कि उसने तेसिया को उन लुटेरे से कैसे छुड़ाया। आर्थर बताता है कि वह एक मेज यानी जादूगर है, पर राजा को अभी भी यकीन नहीं होता कि आर्थर उन लुटेरों को हरा सकता है, और एल्फ सोल्जर तो और भी ज्यादा खुल के इस बात पर शक करने लगते हैं। इसके बाद वो लोग आर्थर पर दोबारा तेसिया को बेवकूफ बनाने का इल्जाम लगाते हैं, लेकिन वेरियन उन्हें रोक देता है और कहता है कि जब तक उन्हें ऑर्डर ना मिले तब तक चुप रहे। तेसिया भी आगे बढ़कर आर्थर के सपोर्ट में बोलती है और उन बातों को बताती है जो उसने उन बुरे लोगों से सुनी थी। उसकी माँ उसे गले लगा लेती है ताकि उसे तसल्ली दे सके, और फिर उसका फादर आर्थर से कहता है कि वह उसकी कहानी पर यकीन करता है। आर्थर फिर एल्विन से गुजारिश करता है कि उसे उसके परिवार के पास भेज दिया जाए, एक तरीके से उसकी बेटी का जान बचाने का बदला चुकाने के लिए। लेकिन एल्विन इस बात से इनकार कर देता है। वह कहता है कि उसे एक तुच्छ इंसान की मदद करने का कोई भी शौक नहीं है, लेकिन आर्थर जवाब देता है कि अगर वो ऐसा सोचता है तो वो खुद भी एक तुच्छ इंसान जैसा ही बिहेव कर रहा है। एल्विन ये सुनकर थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन फिर भी वो आर्थर की मदद करने से मना कर देता है। तभी तेसिया उनसे रिक्वेस्ट करती है, पर वह फिर भी नहीं मानते, और वह कहता है कि आमतौर पर ह्यूमन किंगडम का गेट सिर्फ हर 7 साल में एक बार खुलता है, लेकिन वो आर्थर को इतने सालों तक यहाँ नहीं रख सकते, इसलिए वह कुछ सोल्जर्स भेजेगा जो उसे घर तक छोड़ाएंगे। अब आर्थर ये सुनकर खुश हो जाता है, लेकिन तभी उसके सीने का दर्द पहले से और भी ज्यादा तेज हो जाता है। वह मुश्किल से दर्द को पूरे दिन झेलता है और रात में फ्रेश हवा लेने के लिए अपने कमरे की बालकनी पर चला जाता है, और वह देखता है कि तेसिया अपने माँ बाप के साथ एक कमरे में खुशी से खेल रही है, और ये देखकर उसे अपने माँ बाप की याद आ जाती है। आर्थर सोचता है कि क्या वह ठीक होंगे, हालांकि उसे यकीन है कि वह लुटेरे के अटैक से बच गए होंगे, लेकिन फिर भी वह उन्हें बहुत याद करता है, और वह सोचता है कि क्या उसके माँ बाप उसे दोबारा देखकर वैसे ही खुश होंगे जैसे तेसिया के माँ बाप उसे देखकर हुए थे। अब जितना ज्यादा वह उनके बारे में सोचने लगता है, वह उतना ही ज्यादा उदास हो जाता है, और तभी तेसिया उसे देख लेती है। तेसिया तुरंत उसके पास भागकर आती है और अपने परिवार की तरफ से उसे माफी मांगती है
है कि सब उसके साथ बदतमीजी से पेश आए, पर तभी आर्थर कहता है कि सब कुछ ठीक है, यह उतनी भी बड़ी बात नहीं है। और फिर वह तेसिया से कहता है कि वह अपने परिवार के पास जाए और एक बच्चे की तरफ खेले। तेसिया इस बात का थोड़ा बुरा मान जाती है और कहती है कि जब वह अपने पेरेंट्स के पास लौटेगा तब वह भी उसे वैसा ही प्यार करेंगे। ये सुनकर आर्थर और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। वो तेसिया से तसल्ली चाहता है और पूछता है कि क्या उसके माँ बाप वाकई में उसे देखकर खुश होंगे, चाहे कुछ भी हो गया हो। तो तेसिया अचानक उसका चेहरा पकड़ लेती है और कहती है ये तो ऑब्वियस है ना, क्योंकि वो भी उनके साथ नहीं है, इसलिए वे भी उसे मिस कर रहे होंगे। और ये सुनकर आर्थर भी बोल नहीं पाता। तभी कुछ चमकदार फूलों की पंखुड़ियाँ जो फायर ब्लैक जैसे लगते हैं हवा में तैरने लगते हैं और दोनों उनकी खूबसूरती में खो जाते हैं। अचानक आर्थर को तेसिया के ठंडे चेहरे का एक्सप्रेशन याद आता है जो उसने पहले देखा था और सोचता है कि शायद उस वक्त तेसिया के साथ कुछ गलत हुआ था या फिर उसका वहम भी हो सकता है। इसलिए वह डिसाइड करता है कि वह उस बारे में सोचना बंद करे और वह इस मूवमेंट का मजा ले। तभी उसे महसूस होता है कि तेसिया पर एक अटैक होने वाला है और वह तुरंत उस अटैक को ब्लॉक करता है और अटैकर की तरफ दौड़ता है। लेकिन तभी पता चलता है कि वह वेरियन है। आर्थर गुस्से में चिल्लाता है कि क्या वो अपने पोती को मारना चाहता था, लेकिन वेरियन कहता है कि क्या वो वाकई किसी को फूलों से मार सकता है। आर्थर अपने हाथों को देखता है और उनमें कुछ चमकदार पंखुड़ियाँ होते हैं। वेरियन उनकी तारीफ करता है कि उसने अटैक को ब्लॉक किया और तुरंत रिएक्ट किया। अब उसे पूरा यकीन हो जाता है कि आर्थर ने वाकई उन लुटेरों से फाइट की। लेकिन तेसिया गुस्सा हो जाती है क्योंकि उसे लगता है कि उसके ग्रैंडपा उसके फ्रेंड को बुली कर रहे हैं। वेरियन उसे समझाता है कि उसका कोई ऐसा इरादा नहीं था, बल्कि उसे आर्थर में इंटरेस्ट है। इसके बाद वह एक छोटी लकड़ी की तलवार लेता है और आर्थर को देता है ताकि उसकी स्किल टेस्ट की जा सके। फिर गार्डन पर कुछ टेस्ट सेटअप किए जाते हैं और वेरियन सिग्नल देता है कि आर्थर अटैक करे। इसके बाद आर्थर तुरंत हमला करता है और वेरियन को हिट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे लगता है कि ये बुढ़ा जो अपनी मरने की उम्र में है फिर भी काफी तेज है। चाहे आर्थर जितना भी अपने स्पीड मैजिक को बढ़ाता है वो वेरियन को हिट नहीं कर पाता। फिर वेरियन उसके एक अटैक को ब्लॉक करता है और तभी आर्थर की तलवार टूट जाती है। तलवार का एक टुकड़ा सीधा तेसिया की तरफ बढ़ता है, लेकिन आर्थर तलवार का होल्डर फेंक कर उस टुकड़े को डिफ्लेक्ट कर देता है। वेरियन उसकी इस स्किल को देखकर चौंक जाता है। इस मौके का फायदा उठाकर आर्थर बॉडी ब्लास्ट का इस्तेमाल करता है ताकि वेरियन को हरा सके, लेकिन वेरियन इसे केवल अपनी स्टिंग से ही ब्लॉक कर लेता है। आर्थर हार नहीं मानता और फिर से हमला करता है। इस बार वह वेरियन के सिर पर हल्का सा वार करने में कामयाब हो जाता है। वेरियन इससे बहुत ही ज्यादा इफेक्टेड होता है और कहता है लगता है तुमने सच में मुझे एक बार के लिए मार ही दिया, अब राउंड 2 के लिए तैयार हो जाओ। तभी तेसिया पीछे से आकर चिल्लाती है, हे मेरे दोस्त को बुली करना बंद करो। वेरियन स्माइल करते हुए जवाब देता है, मैं किसी को बुली नहीं कर रहा, अगर मैंने खुद को रोका होता तो आर्थर ही मुझे बुली कर रहा होता। अब आर्थर सोचता है कि वो इस आदमी पर पूरी तरह से भरोसा नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी उसके ओवर एस्टिमेशन के लिए शुक्रिया अदा करता है। वेरियन कहता है, मैंने तुम्हें ओवर एस्टिमेट नहीं किया, अगर तुम वाकई आभार जताना चाहते हो तो मेरे स्टूडेंट बन जाओ। अब आर्थर इस ऑफर से हैरान रह जाता है। वो कहता है, मैं यहाँ नहीं रुक सकता, मेरे माता पिता मेरी चिंता कर रहे होंगे। बूढ़ा एल्फ कहता है, एक तरीका है जिससे उसके माता पिता को ये बताया जा सकता है कि वो सुरक्षित है। लेकिन आर्थर कुछ कह पाता उससे पहले ही उसके सीने में तेज दर्द उठता है और वह घुटनों के बल गिर जाता है। वेरियन पहले भी इस दर्द को नोटिस कर चुका होता है और अब उसे यकीन हो जाता है कि आर्थर ने किसी बीस्ट का व्हील अपने अंदर समा लिया है। वह कहता है, अगर तुम मेरे स्टूडेंट नहीं बने तो शायद तुम अपनी जान गंवा दोगे, इससे पहले कि अपने माता पिता से मिल सको। उसी रात जब आर्थर सो रहा होता है उसका सीना फिर से जलने लगता है और दर्द इतना बढ़ जाता है कि वो बर्दाश्त भी नहीं कर पाता। तभी अचानक वो दर्द उसके शरीर से बाहर आकर एक डरावने मॉन्स्टर का रूप ले लेता है। अब आर्थर अपनी आंखें खोलता है और देखता है कि एक अंधेरा डरावना जीव उसके ऊपर झुका हुआ है और आर्थर डर तो जाता है लेकिन मन ही मन उसे एक थेरेपिस्ट की तरह एनालाइज करना शुरू कर देता है। वो सोचता है कि क्या ये मॉन्स्टर उसकी एंजाइटी है या उसकी जिम्मेदारियों का रूप। अब जैसे जैसे वह जीव उसके पास आता है आर्थर चीखने लगता है। तभी उसे तेसिया की आवाज सुनाई देती है, आर्थर जल्दी उठो। आर्थर अब आंखें खोलता है और देखता है कि तेसिया उसके ऊपर बैठी हुई है और स्माइल करते हुए गुड मॉर्निंग कह रही होती है। पर आर्थर को सुबह सुबह तेसिया का चेहरा देखना बिल्कुल पसंद नहीं होता। वो कहता है, यार मुझे अकेला छोड़ दो, मैं ठीक से भी सो नहीं पाया। तभी तेसिया गुस्से से कहती है, क्या तुम मुझे मॉन्स्टर कह रहे हो?
वो फिर कहती है आर्थर को उठना ही पड़ेगा क्योंकि उसके ग्रैंडपा उसका इंतजार कर रहे हैं। अब तेसिया उसे खींचकर बिस्तर से उठा देती है और आर्थर को मजबूरन तैयार होना पड़ता है। वो तेसिया से कहता है कि उसने अब तक तय नहीं किया कि वो रुकेगा या नहीं, लेकिन वेरियन कुछ ऐसा दिखाने वाला है जिससे शायद उसका मन बदल जाए। अब थोड़ी देर बाद आर्थर और तेसिया बाहर जाने लगते हैं, जहाँ किंग एल्विन वेरियन को समझा रहे होते हैं कि इंसानों को एल्फ्स के किंगडम में नहीं रुकने देना चाहिए, लेकिन वेरियन उनकी बात नहीं मानता और कहता है मुझे आर्थर पसंद है और यही काफी है। अब तेसिया यहाँ पे थोड़ा ड्रामा करने लगती है, अरे आप लोग क्यों नहीं समझ रहे, आर्थर ने मेरी जान बचाई थी और वो एक बहुत ही अच्छा इंसान है। पर तभी उसके पिताजी उसे डांट देते हैं कि ये सब उसके बारे में नहीं है, लेकिन वेरियन एल्विन को चुप करवा देते हैं और बच्चों को गाड़ी में बुला लेते हैं। आखिरकार बाप तो बाप ही होता है। अब सभी लोग वेरियन के एक पुराने दोस्त से मिलने निकल जाते हैं। रास्ते में वेरियन और तेसिया गाड़ी में ध्यान करने लगते हैं, लेकिन बेचारा आर्थर बोर हो रहा होता है। यार आप लोग बताओ ये सफर कितना लंबा है। पर तभी तेसिया उसके कंधे पर गिर जाती है क्योंकि वह ध्यान नहीं कर रही थी बल्कि वो सो चुकी होती है। तभी वेरियन हंसते हुए कहते हैं तेसिया सुबह जल्दी उठ गई थी क्योंकि वो इस ट्रिप पर आना चाहती थी। वो बताता है कि तेसिया रॉयल कैपिटल की एकमात्र उत्तराधिकारी है और उसकी जिंदगी में असली दोस्त कभी नहीं रहे। उसे लोगों पर भरोसा करना मुश्किल लगता है, लेकिन आर्थर के साथ वह खुलकर मुस्कुरा पाती है। तभी वेरियन आर्थर का धन्यवाद करता है और ये देखकर आर्थर को लगता है कि वेरियन सच में एक अच्छा इंसान है और उस पर भरोसा किया जा सकता है। थोड़ी देर बाद गाड़ी एक सुनसान समाज से अलग एक घर के सामने रुकती है। आर्थर सोचता है कि कौन ऐसा महान इंसान है जिससे मिलने एक पूर्व राजा खुद आया है। इसके बाद वेरियन गुस्से में दरवाजे पर जाकर जोर से लात मारता है और चिल्लाकर अपने दोस्त को बाहर बुलाने को कहता है। तभी दरवाजा खुलता है और उसका दोस्त रेनिया सामने खड़ा होता है। वो शांत लहजे में कहता है अरे यार चिल्लाना बंद कर। वेरियन हंसते हुए आर्थर से उसे इंट्रोड्यूस करवाता है। ये है रेनिया, मेरा पुराना दोस्त और एक शक्तिशाली सॉर्सरर जिसके पास कुछ अनोखी शक्तियाँ हैं। ये तुम्हारी मदद कर सकता है। इसके बाद रेनिया सभी को एक घर के अंदर बुलाता है ताकि वे तुरंत काम करना शुरू कर सके। उसका घर किताबों से भरा होता है। आर्थर मन ही मन सोचता है कि ये पढ़ाकू सा दिखने वाला इंसान उनकी कैसे मदद कर सकता है, पर वेरियन उसे बताया था कि रेनिया के पास एक ऐसा स्पेल है जो उसे उसके पेरेंट्स से बात करवाने में मदद करेगा। इसके बाद दोस्तों रेनिया वेरियन से मुस्कुराते हुए कहता है तुम इस बच्चे के साथ कुछ ज्यादा ही नरम हो रहे हो। फिर वो आर्थर को बताता है कि वो एक डिवाइनर है, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो अतीत और भविष्य को दोनों को देख सकता है और वह अपनी शक्तियों को एक्टिवेट करता है। लेकिन वो शॉक्ड हो जाता है जब उसे एहसास होता है कि आर्थर इतना खास है कि उसका असली अतीत तक दिखाई नहीं देता। लेकिन रेनिया ये जान जाता है कि आर्थर भविष्य नहीं देखना चाहता, वह सिर्फ अपने पेरेंट्स को ये बताना चाहता है कि वह जिंदा है और सुरक्षित है। तभी आर्थर ये कंफर्म करता है। रेनिया उसे निर्देश देता है कि वह अपने पेरेंट्स की तस्वीर को मन में स्पष्ट रूप से सोचे और एक पानी से भरे बर्तन के ऊपर झुक जाए। इसके बाद आर्थर पूरी कोशिश करता है और उसी समय उसके माता पिता एलिस और रेनॉल्ड अपने नए शहर के घर में लंच कर रहे होते हैं। एलिस स्टू बनाकर सर्व कर रही होती है और कहती है कि यह आर्थर की फेवरेट डिश थी। आर्थर का जन्मदिन याद कर दोनों यहाँ पर सैड हो जाते हैं। अब एलिस को वो दिन याद आता है जब आर्थर पहाड़ से गिर गया था और रेनॉल्ड को वो वक्त याद आता है जब उसने खुद को दोषी मानकर शराब में डुबो दिया था। तभी अचानक उन्हें आर्थर की आवाज सुनाई देती है और तभी वो हैरान परेशान होकर उठ खड़े होते हैं। आर्थर उन्हें बताता है कि वो सुरक्षित है और इस वक्त एल्फ्स के किंगडम में है। वो कहता है कि वो एक स्पेशल जादू की मदद से उनसे बात कर पा रहा है। हालांकि उसका मन घर आने का है, लेकिन अभी उसे एक इलाज करवाना है और वो वादा करता है कि जैसे ही वो ठीक हो जाएगा तुरंत लौट आएगा। इसके बाद उसके माँ बाप की आंखें नम हो जाती है। आर्थर उन्हें कहता है कि वो उनसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता है। तभी उसके आंसू उस पानी के बर्तन में गिर जाते हैं और स्पेल टूट जाता है। थोड़ी देर खुद को शांत करने के बाद आर्थर वेरियन से कहता है कि अब वह उसका स्टूडेंट बनना चाहता है। कुछ समय बाद वे सब वापस पैलेस लौटते हैं और वेरियन अपने बेटे एल्विन को आदेश देता है कि आर्थर अब उसका शिष्य बनेगा। एल्विन पहले हिचकिचाता है, लेकिन वेरियन कहता है कि अगर कोई भी समस्या हुई तो वो
पूरी जिम्मेदारी उठाएगा। इसके बाद एल्विन और उसकी पत्नी आर्थर का स्वागत करते हैं। एल्विन माफी मांगती है कि शुरू में वह उससे वैसा व्यवहार नहीं कर पाया जैसे वो करना चाहता था। अब आर्थर को एहसास होता है कि एल्विन भी अपने पिता वेरियन से डरता है और ये जानकर उसे थोड़ा सुकून मिलता है। इसके बाद वह हाथ मिलाकर एल्विन का इनविटेशन स्वीकार करता है। पर तभी दोस्तों तेसिया बीच में कूदती है और कहती है, यार अगर आप आर्थर को गेस्ट मान रहे हैं तो मैं उसे बाहर घुमा सकती हूँ ना। एल्विन उसे मना नहीं कर पाता। कुछ ही देर में तेसिया आर्थर को शहर के बाजारों में घुमाते हुए वहाँ के अलग अलग फूड आइटम्स के बारे में बताने लगती है। मार्केट की सैर के दौरान आर्थर गलती से एक ब्लॉन्ड एल्फ लड़के से टकरा जाता है। वह तुरंत माफी मांगता है, लेकिन वह घमंडी लड़का जिसका नाम फे है बुरा मुंह बनाते हुए कहता है, अब मुझ पर इंसानों के कीटाणु लग गए हैं, और बिना किसी खास वजह के सामने ही इमोशनल ड्रामा करने लगता है। फे आर्थर को नीचा दिखाने की कोशिश करते हुए कहता है, चाहे वेरियन ने तुम्हें स्वीकार ही क्यों न कर लिया हो, लेकिन तुम हमेशा कमजोर ही रहोगे। आर्थर को समझ में नहीं आता कि इस लड़के की प्रॉब्लम क्या है, लेकिन तभी कुछ और भी बच्चे उसका मजाक उड़ाते हुए कहने लगते हैं कि वह अपने ह्यूमन किंगडम वापस चले जाए। पर तेसिया तुरंत आर्थर को समझाती है, अरे यार इन जोकरों की बातों को सीरियस मत लो। लेकिन आर्थर का मूड थोड़े मजाक का होता है। तभी फे अपने नोबल स्टेटस का घमंड दिखाते हुए तेसिया से कहता है, ऐसा करो तुम मेरे साथ चलो, किसी इंसान के साथ नहीं। तेसिया बिना झिझके उसके प्रस्ताव को मना कर देती है। अब आर्थर ये सब देखकर मजे लेने के मूड में आ जाता है और वो नाटक करता है कि जैसे उसे पहले से ही पता था कि उस ब्लॉन्ड लड़के का नाम फे है, लेकिन जानबूझकर उसका नाम गलत लेता है और ओवर एक्टिंग करके डरने का नाटक करता है। और ये सब देखकर फे का गुस्सा 7वें आसमान तक पहुंच जाता है। इसके बाद वो जमीन पर अपना रुमाल फेंक कर आर्थर को डुएल के लिए चैलेंज कर देता है। तेसिया उसे रोकने की कोशिश करती है, चाहे तुम नोबल हो, अगर मेरे ग्रैंडपा के स्टूडेंट के साथ कुछ गड़बड़ की तो तुम्हें माफ नहीं किया जाएगा। लेकिन फे ये सुनकर और भी ज्यादा भड़क जाता है। वो कहता है कि उसके डैड ने सिखाया है, कोई तुम्हारी बेइज्जती करे और तुम कुछ ना करो, ये कायरता है। फिर वो आर्थर से पूछता है, क्या तुम अब डर कर भागोगे? तुम्हारे एक्शन से तुम्हारे मास्टर की भी इज्जत जुड़ी है, पता है ना तुम्हें ये बात। अब आर्थर यहाँ पे थोड़ा हैरान होता है क्योंकि वहाँ आसपास कोई भी उसे रोकने नहीं आता। लगता है कि एल्फ्स के किंगडम में ड्यूल आम बात है, इसलिए वो फैसला करता है कि चलो जो होगा वो देखा जाएगा। अब यहाँ पे तेसिया डुएल की रेफरी बनती है। जैसे ही वो सिग्नल देती है, फे गुस्से में आर्थर की तरफ दौड़ता है, लेकिन आर्थर बड़ी सहजता से बस एक सीधा पंच मारता है और फे एक ही झटके में जमीन पर जाकर बेहोश हो जाता है। अब आर्थर यहाँ पे थोड़ा निराश हो जाता है क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी बातें सुनने के बाद वो एक अच्छा मुकाबला एक्सपेक्ट कर रहा था। अब तेसिया हंसते हुए कहती है ये तो होना ही था। फिर वो आर्थर का हाथ पकड़कर जल्दी से वहाँ से ले जाती है ताकि भीड़ और हंगामे से बचा जा सके। इसके बाद वो मार्केट में कुछ स्नैक्स खाते हैं, लाइब्रेरी और कुछ दुकानों में घूमते हैं और फिर पैलेस लौट जाते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि आराम करते हुए तेसिया आर्थर से पूछती है, तो क्या तुम अपनी ट्रेनिंग को लेकर एक्साइटेड हो? लेकिन आर्थर का मूड उस वक्त बात करने का नहीं होता। उसे याद आता है कि वेरियन ने साफ कहा था ट्रेनिंग बहुत ही कठोर होगी, लेकिन अगर सह लिया तो इसके नतीजे भी जबरदस्त होंगे। और इन सब बातों के बावजूद आर्थर ने वो ट्रेनिंग लेने का फैसला किया था। अब उसके अंदर से एक हल्की सी एक्साइटमेंट महसूस होती है, शायद ये उसकी असली शुरुआत थी। जब वे पैलेस लौटते हैं तो आर्थर तेसिया को अपने एक्साइटमेंट का इजहार करता है। वो मुस्कुराते हुए कहता है, मैं अपनी ट्रेनिंग के लिए सुपर एक्साइटेड हूँ। अब वक्त है कि मैं अपने फ्यूचर को अपने हाथों में लूँ। मैं मेहनत करूँगा पूरी ताकत से। तेसिया भी जवाब में कहती है, यार ऐसा है तो मैं भी मेहनत करूंगी। पर तभी आर्थर कहता है, आखिर तुम्हें क्यों मेहनत करनी है? तेसिया थोड़ी देर सोचती है और स्माइल करते हुए कहती है, यार कोई खास वजह तो नहीं है, शायद सिर्फ इसलिए कि मैं तुम्हें पछाड़ना चाहती हूँ। अगले दिन से ही आर्थर की कड़ी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है वेरियन की निगरानी में। दिन, हफ्ते, महीने और देखते ही देखते 3 साल बीत जाते हैं और तेसिया और आर्थर का रिश्ता वैसे ही बना रहता है, दोस्ताना, चिढ़ाने वाला और कभी कभी चुनौती भरा। अब भी हर सुबह तेसिया आर्थर को जगाने आती है और वह माना का इस्तेमाल करती है और आर्थर के पैरों पर हल्का सा झटका देती है। और हर सुबह आर्थर तेज दर्द से चीखता हुआ उठता है, यार तेसिया तुम फिर से वही कर रही हो। और हर बार वो झल्ला उसे गाली देता है
अगली सुबह जब आर्थर और तेसिया महल से बाहर निकलते हैं तो वो देखते हैं कि राजा एल्विन और उनकी पत्नी किसी मीटिंग के लिए रवाना हो रहे होते हैं। आर्थर अब सोच में पड़ जाता है, आखिर ये लोग जा कहाँ रहे हैं। उसी पल तेसिया उसके सामने एक ताजा गरम बर्गर रख देती है। सुनो आर्थर, ये बर्गर मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। तेसिया बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होकर कहती है, पर तभी आर्थर स्माइल करते हुए कहता है, ओह तो बताओ तो सही, तुम्हारे लिए बर्गर किसने बनाया। अब तेसिया तुरंत ऑफेंड हो जाती है। हाँ, भले ही मेड ने थोड़ा सा हेल्प किया हो, लेकिन बर्गर गर्म करके लाने का सारा क्रेडिट मेरा है। और इतना कहकर वो उस पर हमला कर देती है। आर्थर उसके सारे प्लेफुल अटैक्स को चतुराई से डॉज करता है और भागते भागते ट्रेनिंग ग्राउंड तक पहुंच जाता है, जहां वेरियन पहले से उसका इंतजार कर रहे होते हैं। वेरियन दोनों को लकड़ी की तलवारें पकड़ाते हैं और सीरियस होते हुए कहते हैं, अब प्रॉपर फाइटिंग शुरू करो। पर वो जानता है कि आज की ये ट्रेनिंग असल में सिर्फ एक टेस्ट है। आर्थर अब दूसरे स्टेज के लिए तैयार हो चुका है। कई राउंड की लड़ाई के बाद तेसिया थककर मैदान में गिर जाती है। आर्थर भी बुरी तरह से हाफ रहा होता है। वेरियन अब आर्थर को बिठाकर उसे मैजिक की थ्योरी समझाते हैं। जब किसी की माना स्थिर हो जाती है तो वो 4 बुनियादी एलिमेंट्स फायर, वाटर, अर्थ और विंड में से एक को यूज कर सकता है। हर स्पीसीज के एलिमेंट इन्फिनिटी अलग होती है। एल्व्स विंड मैजिक में माहिर होते हैं। ड्वार्फ्स फायर और अर्थ के साथ बेहतर होते हैं। इंसानों को चारों का एक्सेस होता है, लेकिन वे ज्यादा किसी एक में ही एक्सपर्ट बनते हैं। इसके बाद वो रुकते हैं और बहुत ही ध्यान से आर्थर की ओर देखते हैं। रेयर केस में कुछ लोग एक से ज्यादा एलिमेंट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। और इसके बाद तेसिया बीच में ही बोल पड़ती है, तो पहले आपने आर्थर को पहले मैजिक सिखाना शुरू क्यों नहीं किया जब आपने उसकी बॉडी को स्ट्रॉन्ग किया। अब वेरियन शांत होकर कहते हैं, क्योंकि आर्थर कमजोर है। तभी दोस्तों ये सुनकर आर्थर का चेहरा एक पल के लिए सुन्न हो जाता है। वेरियन आगे बताते हैं कि उसके माना कोर के अंदर एक रहस्यमयी और शक्तिशाली बीस्ट का व्हील छुपी है और ये बॉडी उसकी माना के बीच का संतुलन बिगाड़ती है, इसलिए उसे सीने में दर्द होता है और ये दर्द उस बीस्ट की ही देन है। आर्थर इसके बाद दर्द को फिर से महसूस करता है, जैसे ये सारी बातें उसे सचमुच अंदर ही अंदर चीर रही हो। तेसिया तुरंत मजाक करते हुए कहती है, ओहो क्या हुआ, इतनी सी बात से दुखी हो गए कमजोर लड़के। तभी आर्थर चीख पड़ता है, जब तुम हर सुबह मुझ पर माना यूज करके जगाती हो तो दर्द होता है, लेकिन मैं फिर भी बर्दाश्त करता हूँ। अब वेरियन यहाँ पे सीरियस हो जाते हैं। अब समय आ गया है कि तुम उस बीस्ट व्हील का सामना करो। अगर तुम उसे जगा पाए तो तुम्हारा दर्द हमेशा के लिए चला जाएगा और तुम एक सच्चे बीस्ट टेमर बन सकोगे। अब आर्थर तैयार होता है। वो शांत होकर एक ध्यान मुद्रा में बैठ जाता है और वेरियन अपने चारों ओर हवा में घना नीला माना इकट्ठा करता है। मैं अब तुम्हारे माना कोर में थोड़ा सा अपना माना इन्फ्यूज करूंगा। हल्का सा गर्म जरूर लगेगा, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। वेरियन अपना माना धीरे धीरे आर्थर के शरीर में डालना शुरू करता है। जैसे ही वो माना उसके कोर में पहुंचता है, आर्थर चीख पड़ता है। उसके अंदर मानो जैसे कोई आग लग गई हो। पर इससे पहले कि वेरियन कुछ समझ पाता, एक अद्भुत शक्ति जो सिल्विया द्वारा उसके अंदर छिपा दी गई थी अचानक से फट पड़ती है। तभी अचानक आर्थर के अंदर एक प्राचीन और बहुत ही भयानक शक्तिशाली ड्रैगनिक माना जाग जाता है। एक जबरदस्त शॉक वेव कमरे में फैलती है। वेरियन और तेसिया दोनों जमीन पर दूर जाकर गिरते हैं और आर्थर वहीं पर खड़ा हाफ रहा होता है। अब जैसे ही माना शांत होता है, आर्थर जमीन पर गिर पड़ता है। तेसिया भागकर उसके पीछे जाती है, लेकिन वो तभी वहाँ पर बेहोश हो जाता है। अब आर्थर जब होश में आता है तो वो खुद को महल के कमरे में पाता है और वेरियन उसके पास ही बैठा होता है। वेरियन कहता है, तुम्हें होश आ गया बच्चे। आर्थर कहता है, क्या हुआ था यहाँ पे। तभी वेरियन बहुत ही सीरियस होकर कहता है, आर्थर क्या तुम्हें अपने बीस्ट व्हील के बारे में कुछ याद है। आर्थर कुछ पल सोचता है और फिर बोलता है, एक ड्रैगन सिल्विया, उसने मुझे ये शक्ति दी थी। और तभी वेरियन शॉक्ड हो जाता है, क्या ड्रैगन, तुम मजाक तो नहीं कर रहे हैं ना। फिर वो मन ही मन कुछ बोलता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि किसी इंसान में ड्रैगन का व्हील हो सकता है। और वो आर्थर की ओर झुकते हुए कहता है, इस बात को किसी से मत कहना, अगर लोगों को ये पता चला तो तुम्हारी जान खतरे में पड़ जाएगी। और आर्थर यहाँ पर हाँ कहता है, लेकिन कुछ देर बाद वेरियन उसे एक और खबर देता है, अरे आर्थर तुम्हारे लिए खुशखबरी है, 4 महीने में तुम इंसानी साम्राज्य लौटने वाले हो। क्या? लेकिन मुझे तो 2 साल तक यही रहना था ना। वेरियन समझाता है, अब तीनों किंगडम्स के बीच कल्चरल एक्सचेंज इवेंट होने वाला है, इसलिए पोर्टल जल्दी खोला जाएगा। अब आर्थर का मन यहाँ पर उदास हो जाता है। उसे इस जगह लोगों और यहाँ की ट्रेनिंग से बहुत ही ज्यादा लगाव हो गया था। वेरियन उसके सर पर हाथ रखते हुए कहता है, बच्चे थोड़ा आराम करो, कल से तुम्हारी ट्रेनिंग और भी ज्यादा कठिन होने वाली है। क्या तेसिया को ये बात पता है? वेरियन जवाब
जवाब देता है उसके माता पिता आज उसे बताएंगे। तभी हम देखते हैं कि आर्थर बिस्तर पर लेटा हुआ कुछ सोच रहा होता है, क्या यार अब बस 4 महीने रह गए। तभी बगल में रखा हुआ वो चमकता हुआ क्रिस्टल अंडा जो उसने पिछले 3 सालों से संभाल कर रखा था अचानक से हिलने लगता है। आर्थर अब घबरा कर दूर हट जाता है और तभी अंडे की सतह पर दरारें पड़ने लगती है। क्या ये तभी एक बेहद प्यारा छोटा सा ड्रैगन बेबी बाहर निकलता है और आर्थर उसकी मासूम आंखों को देखता है और मंत्रमुग्ध हो जाता है। यार तुम तो बहुत ही ज्यादा प्यारे हो, वो स्माइल करते हुए कहता है। वो उसे उठाने की कोशिश करता है लेकिन तभी बेबी ड्रैगन उसे हल्का सा काट लेता है और उसके हाथ पे मैजिकल मार्क उभर आता है। आउच, ये क्या था। अब आर्थर यहाँ पर समझ नहीं पाता लेकिन तभी उसके मन में एक आवाज गूंजती है, पापा। क्या तुमने मुझे अभी पापा कहा? तुमने मुझसे बात की अभी? तभी बेबी ड्रैगन उसकी ओर मुस्कुराता है और आर्थर उसके मासूम चेहरे को देखकर उस पर फिदा हो जाता है। अच्छा तो मैं तुम्हारा नाम सिल्वी रखता हूँ, मेरी दादी सिल्विया के नाम पे। अगली सुबह तेसिया उसे जगाने आती है तो वो देखती है कि आर्थर के सीने पे एक छोटा सा बेबी ड्रैगन लेटा हुआ है। ओएमजी यार ये कितना प्यारा है। तेसिया उसे हक कर लेती है पर आर्थर यहाँ पर डर जाता है। तेसिया वो काट सकता है यार, लेकिन बेबी ड्रैगन यहाँ पर चुपचाप हग एक्सेप्ट करता है और कुछ देर बाद वो तीनों ट्रेनिंग ग्राउंड की ओर जाते हैं। तेसिया सिल्वी को दोबारा हक करने के लिए आगे बढ़ती है लेकिन ड्रैगन उसकी ओर पीठ घुमा लेता है ये मुझे पसंद नहीं करता है ना। अब जैसे ही वो वेरियन के पास पहुँचते हैं वेरियन को तो हार्ट अटैक ही आ जाता है। अरे क्या ये असली ड्रैगन है? वो हाँफते हुए आर्थर से पूछता है ये कहाँ से आया? आर्थर जवाब देता है जब मैंने बीस्ट व्हील को जगा दिया तभी ये अंडा फूट पड़ा और ये सिल्वी बाहर आ गई। और यहाँ पर वेरियन शॉक्ड हो जाता है। तुम्हारी किस्मत, तुम्हारा भाग्य बहुत बड़ा बदलाव लेकर आने वाला है आर्थर। वेरियन समझ जाता है कि अगर लोगों को पता चल गया कि सिल्वी एक ड्रैगन है तो बहुत ही बड़ी मुसीबत हो सकती है। इसलिए वो आर्थर से कहता है कि सबको ये बताना कि ये बस एक रेयर माना बीस्ट है। वेरियन मानता है कि ये झूठ ज्यादातर लोगों के लिए काफी होगा क्योंकि इस दुनिया में सबको लगता है कि ड्रैगन तो सिर्फ कहानियों में होते हैं। अब इसके बाद वेरियन कहता है कि अब जब आर्थर एक बीस्ट टेमर बन चुका है तो वो उसके माना और बीस्ट दोनों की ट्रेनिंग करेगा। वो समझाता है कि सबसे अच्छी ट्रेनिंग लड़ाई से होती है। तभी वेरियन अपनी असली ताकत दिखाता है एक बीस्ट टेमर के रूप में। वो जोरदार माना रिलीज करता है जो उसके पूरे शरीर को घेर लेता है और फिर सब शांत हो जाता है। अचानक वो एक भयानक काले रंग के ओरा वाले मॉन्स्टर की तरह नजर आता है। आर्थर उसे देखकर डर जाता है और खुद को बचाने की कोशिश करता है लेकिन वेरियन का उस पर हमला करने का कोई भी इरादा नहीं होता। अचानक वेरियन उसके पीछे आकर उसके कंधे पर हाथ रखता है और जब आर्थर पलटकर देखता है तब तक वेरियन गायब हो चुका होता है लेकिन जमीन पर 2 काले निशान रह जाते हैं। अब आर्थर पूरी तरह से घबरा जाता है। उसे समझ में नहीं आता कि वेरियन कहाँ चला गया। तभी वेरियन फिर से पीछे आकर खड़ा हो जाता है। अब आर्थर उससे कहता है कि इस डरावनी फॉर्म को दिखाने के बाद उसका थेरेपी का खर्चा वेरियन को उठाना पड़ेगा। वेरियन हंसते हुए अपनी नॉर्मल फॉर्म में वापस आ जाता है। अब आर्थर हैरान होता है कि उसे उसकी मौजूदगी तक का एहसास नहीं हुआ। तब वेरियन बताता है कि उसका बीस्ट एक शैडो पैंथर है जो हवा और आवाज को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकता है। लेकिन इस मैजिक का नुकसान ये है कि इससे उसका माना बहुत ही जल्दी खत्म हो जाता है। इसके बाद वेरियन आर्थर को उसकी तलवार वापस देता है और कहता है अब तेरी असली ट्रेनिंग शुरू होती है। अगले कुछ दिनों तक आर्थर अपने बीस्ट कोर को कंट्रोल करने के लिए मेडिटेशन करता है। फिर वेरियन के मॉन्स्टर मोड के खिलाफ लड़ाई की प्रैक्टिस करता है। धीरे धीरे वो अपने बीस्ट कोर से माना का सही इस्तेमाल करना सीख जाता है और उसके सीने का दर्द भी पूरी तरह से चला जाता है। अब उसकी ताकत तेजी से बढ़ रही होती है और अपने ब्रेक टाइम में वो एक आम बच्चे की तरह मस्ती करता है। कुछ हफ्तों बाद फेस उसे मार्केट ले जाते हैं। वहाँ आर्थर के फिर से उस चिड़चिड़े लड़के से फे से आमना सामना होता है। आर्थर माफी मांगता है लेकिन फे ऐसे दिखाता है जैसे ये सब किस्मत की वजह से हुआ हो। आर्थर उसे पहचान नहीं पाता और यही बात फे को और चिढ़ा देती है। फे उसे डुअल के लिए चैलेंज करता है पिछली हार का बदला लेने के लिए, लेकिन इस बार भी कुछ ही मूव में आर्थर उसे हरा देता है। हारने के बाद फे गुस्से में आर्थर को याद दिलाता है कि वो फे ही है। आर्थर उसकी मदद करता है और उसे उठाता है। अब फे यहाँ पे थोड़ा झिझकता है उसका हाथ पकड़ने में, लेकिन उसके दोस्त कहते हैं यह ड्रामा बंद कर, तू तो दोस्ती करना चाहता था। आर्थर पूछता है कि क्या ये सब कल्चरल एक्सचेंज इवेंट में जा रहे हैं, तो वो हाँ कहते हैं क्योंकि सारे नोबल बच्चे वहाँ जाने वाले हैं। जब आर्थर पूछता है कि क्या तेसिया भी साथ जाएगी तो सब चुप हो जाते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि तेसिया नहीं जा रही। अब फे माहौल को हल्का करने के लिए थोड़ा मजाक करता है कि वो प्रिंसेस को दोबारा खोने का खतरा
नहीं ले सकते। लेकिन ये सुनकर तेसिया गुस्से में आकर उसे एक ही पंच में उड़ा देती है ताकि अपनी ताकत दिखा सके। आर्थर ये देखकर घबरा जाता है और तेसिया को वहाँ से ले जाकर एक शांत जगह पर ले जाता है। वहाँ वह उस पर चिल्लाता है, यार तुम्हें एक प्रिंसेस की तरह बिहेव करना चाहिए, ऐसे सबके मुंह पर मुक्का मारना अच्छी बात नहीं है, समझी पागल लड़की। और ये कहते वक्त आर्थर खुद पर हंस देता है क्योंकि उसकी पिछली जिंदगी में वो खुद एक राजा था जो लोगों को मार डालता था। अब तेसिया कहती है कि उस पर इन दोनों का बहुत प्रेशर है क्योंकि आर्थर जल्द ही जा रहा है। लेकिन आर्थर उसके जज्बात समझने के बजाय उसे लेक्चर देने लग जाता है। ये सुनकर तेसिया वहाँ से भाग जाती है और जाते जाते आर्थर को बुढ़ा कह देती है। अब थोड़ी देर बाद आर्थर को अफसोस होता है और वह रात को तेसिया के कमरे के बाहर एक जुगनू लेकर जाता है। वो उसे वॉक पर चलने के लिए कहता है और तेसिया यहाँ पर मान जाती है। अब दोनों जंगल की तरफ जाते हैं। तेसिया थोड़ा डरती है क्योंकि वहाँ जाने की परमिशन नहीं होती, लेकिन आर्थर कहता है यार डर मत, मैं तुम्हें सेफ रखूंगा। अब वो दोनों उस जगह पर जाते हैं जहाँ वो पहली बार मिले थे। आर्थर बताता है कि वो हॉर्नेल्स अभी भी जिंदा है जिसे उन्होंने पहले छोड़ा था। इसके बाद वो लोग आग जलाकर बैठते हैं और तेसिया को नींद आने लगती है। वो एक पेड़ को जानवर समझकर चिल्ला देती है और आर्थर वहीं पर उसका मजाक उड़ाने लगता है। तेसिया इंसानी दुनिया के बारे में पूछती है और आर्थर कहता है कि उसे ज्यादा कुछ नहीं पता क्योंकि उसने देखा ही नहीं। तेसिया कहती है कि वो चाहती है कि आर्थर यहीं हमेशा रहे, लेकिन इससे पहले कि आर्थर कुछ कह पाए तेसिया सो जाती है। अगले दिन विदाई का दिन आता है और सभी लोग आर्थर को अलविदा कहने आते हैं, लेकिन तेसिया यहाँ पर नहीं आती। वेरियन आर्थर को एक खास कंपास देता है जिसमें रॉयल फैमिली का मार्क होता है ताकि वो जब लौटे तो आसानी से आ सके। और तभी दरवाजा खुलता है और तेसिया दौड़ते हुए पहुँचती है, लेकिन वो रास्ते में गिर जाती है। आर्थर दौड़कर उसे उठाता है। तेसिया कहती है पागल लड़के, तुम अपना ख्याल रखना, समझे ना। और आर्थर यहाँ पर उसे गले लगाता है और कहता है यार तेसिया, मैं तुम्हें सच में बहुत मिस करूंगा। और तभी तेसिया यहाँ पर रो पड़ती है, लेकिन उनका ये इमोशनल फेयरवेल बीच में ही रुक जाता है क्योंकि ह्यूमन किंगडम का गेट अब खुल जाता है। तभी आर्थर फे की गाड़ी में बैठकर फ्लोटिंग सिटी जायरस पहुँचता है जहाँ उसके मम्मी पापा रहते हैं और वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है। वो दरवाजा खटखटाने से पहले थोड़ा घबराता है और तभी उसकी छोटी बहन दरवाजा खोलती है और उसके माता पिता दौड़कर आते हैं। आर्थर उन्हें देखकर बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है और मुस्कुराकर कहता है मैं घर आ गया। और तभी एलिस और रेनॉल्ड को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता। वो उसे गले लगाकर रोने लग जाते हैं। एलिस कहती है रो मत एली। तभी आर्थर को एहसास होता है कि यही उसकी असली छोटी बहन एलिनोर है जिसके लिए वो अपनी जान भी दे सकता है। वो घुटनों पर बैठकर खुद को अपनी बहन को इंट्रोड्यूस करता है। एलिनोर उर्फ एली उसे हैरानी से देखती है। फिर वो सब घर के अंदर जाते हैं। एलिस आर्थर से पिछले 3 सालों की कहानी पूछती है और आर्थर कहता है कि वह ठीक है और उसने सब कुछ संभाल लिया था। रेनॉल्ड बीच में हंसते हुए कहते हैं यार पहले उसे सांस तो लेने दो। पर एली को यहाँ पे थोड़ा जलन होने लगती है क्योंकि मम्मी पापा का सारा ध्यान अब आर्थर पर होता है। एलिस उसे समझाती है कि आर्थर उसका भाई है जिसके बारे में वो हमेशा कहानियाँ सुनाते थे। आर्थर कहता है मैं सच में तुमसे मिलने को तरस गया था। तभी सिल्वी उसकी छोटी ड्रैगन कूदकर एली के हाथों में चली जाती है और सब शांत होते हैं। और फिर आर्थर अपने परिवार को बताता है कि उसके साथ क्या क्या हुआ, लेकिन वो सिल्विया के बारे में नहीं बताता। वो कहता है एक बीस्ट ने उसे अपनाया और वह सिल्वी है और उसके मम्मी पापा उसकी बात पर भरोसा कर लेते हैं और बस खुश होते हैं कि उनका बेटा जिंदा है और सुरक्षित है। तो हे दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। तो अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। और हाँ यार, वीडियो को लाइक कर दिया करो और ज्यादा से ज्यादा इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और कमेंट करके जरूर बताना कि मेरी ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।